इधर प्रिया कुछ दिनों से सबसे छुप के रहने लगी थी। पता नहीं क्यों। जो लेडी घंटों बातें करती रहती थी सबसे, वो अब किसी को देखते ही घर में जल्दी से घुस जाती। सभी लोग प्रिया के इस बदले हुए व्यवहार की चर्चा कर रहे थे आजकल। कॉलोनी के लोगों ने आपस में कानाफूसी भी शुरू कर दी कि अरे सबको बताते बताते थक गई होगी बेचारी। एक ही बात सब पूछते हैं उससे, कुछ इलाज करवा रही हो कि नहीं। इसीलिए अब सामना भी नहीं करना चाहती किसी का। अब क्या करे, भगवान को भी दया नहीं आ रही उसके ऊपर। कॉलोनी के लोग तरह तरह की बातें करने लगे थे। दरअसल प्रिया के कोई संतान नहीं थी और शादी के 14 साल हो चुके थे। बहुत इलाज कराया था उसने, लेकिन सब बेकार। एक बार तो मुझे बता रही थी कि दीदी, मैंने 10 साल तक बहुत दवा खाई, इंजेक्शन लगवाई और इतना पैसा पानी की तरह बहाई, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। तो अब मैं 2 साल से सब कुछ छोड़ दे रही हूँ। अब भगवान को देना होगा तो देंगे, नहीं तो उनकी मर्जी। लेकिन अब 2 साल से मैंने कोई दवा नहीं ली है। अब मैं दवा खाऊंगी भी नहीं, क्योंकि दवा खा खा कर मेरे मुंह का स्वाद ही खत्म हो गया है। ये सब बातें अभी पिछले महीने ही तो कर रही थी वो। फिर इसने अचानक से सबसे बोलना ही क्यों बंद कर दिया। प्रिया के पति एक नामी वकील थे, इसलिए पैसे की कमी तो थी नहीं उसको। बस प्रिया तंग आ गई थी इलाज कराते कराते। इसी तरह से दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन प्रिया कभी आते जाते भी नहीं मिलती थी। आजकल तो बिल्कुल भी उसने बाहर निकलना ही बंद कर दिया था। बिल्कुल शांत रहने लगी थी वो, क्योंकि पहले उसकी हंसने बोलने की भी आवाज़ आती रहती थी बगल से, लेकिन अब नहीं आती थी। पहले रोज किसी न किसी समय एक बार तो जरूर मिलती थी वो। एक दिन की बात है, मैं स्कूल से आई तो प्रिया गेट पर ही थी। उसका फ्लिपकार्ट से कुछ सामान आया था, उसी को लेने आई थी। हम दोनों का गेट एक ही था, क्योंकि हम दोनों ही किराए पर रहते थे। वो नीचे रहती थी और मैं ऊपर। लेकिन ये क्या, जैसे ही प्रिया ने मुझे देखा, अपना सामान बिना लिए ही भागने लगी। तो मैंने आवाज़ दी, रुको प्रिया, तुमसे कुछ बात करनी है यार। लेकिन वो नहीं रुकी और अंदर भाग गई। मैं फिर भी खड़ी रही कि वो सामान लेने तो आएगी ही वापस, क्योंकि अभी तो उसने सामान भी नहीं लिया था। तो मैं वहीं दीवार के पीछे खड़ी हो गई। हुआ भी ऐसा ही। जैसे ही प्रिया फिर से बाहर आई, ये सोचकर कि अब मैं चली गई होंगी, तो मैं भी बाहर आ गई दीवार के पीछे से। इस बार प्रिया भागी नहीं, बल्कि सामान लेकर बिना मेरी तरफ देखे ही जाने लगी। तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, क्या हुआ, कुछ परेशानी है क्या? तुम मुझसे इतनी बातें करती थी और अब 4-5 महीनों से तुम बात भी नहीं करती। क्या हुआ है प्रिया? ये बोलते बोलते मैंने अचानक से प्रिया का हाथ छोड़ दिया और बोली, जाओ, नहीं चाहिए मुझे जवाब। अब ऐसा क्या हो गया था जो इतनी मुश्किल से हाथ आई प्रिया को
मैंने जाने दिया था? ऐसा क्या देख लिया था मैंने प्रिया की आंखों में? मैं ऊपर आ गई और दिन भर सोचती रही कि क्या मैं जैसा सोच रही हूँ वो सही है। अब मुझे अपने सभी प्रश्नों का उत्तर मिलने लगा था कि प्रिया कॉलोनी में किसी से बात क्यों नहीं कर रही थी। मैंने उसकी आंखों में एक संपूर्णता का भाव देखा था। दरअसल वो प्रेग्नेंट थी और उसको अपने भाग्य पर भरोसा नहीं हो रहा था शायद, और वो नहीं चाहती थी कि इतनी मुश्किल से मिलने जा रही खुशी को किसी की नज़र लग जाए। इसीलिए वो किसी से पहले कुछ नहीं बताना चाह रही थी जब तक कि खुशी सामने ना आ जाए। 14 सालों से लोगों के सवालों का जवाब देते देते थक गई थी वो। लोग उसको सलाह देते, ऐसा करो, वैसा करो, वैसा मत करो, और कुछ तो कहते कि ये घर ही छोड़ दो। 10 सालों से हो इस घर में, कुछ अच्छा तो हो नहीं रहा, अब घर बदल के भी देख लो। वो भी अपनी जगह पे गलत नहीं थे। जितने लोग उतनी बातें। और अब जब उन्हें पता चलेगा कि प्रिया प्रेग्नेंट है तो फिर से 1000 सवाल। क्या उपाय किया, या फिर अब ऐसे करो, वैसे मत करो, इस तरह की 1000 सलाहें फिर से उसको मिलने लगेंगी। और नज़र लगने का डर अलग, कि कहीं उसकी इस खुशी को किसी की नज़र ही न लग जाए। खैर, मैंने भी कॉलोनी में किसी को कुछ नहीं बताया। जो मुझे पता चल चुका था, लोग मुझसे उसके बारे में अभी भी पूछते तो मैं बोल देती, हाँ प्रिया मिलती रहती है, सब ठीक है, पहले जैसा ही है। प्रिया ने फ़ोन नंबर भी चेंज कर लिया था, इसीलिए कोई उससे फ़ोन पर भी बात नहीं कर पा रहा था। यही कारण था कि लोग उसका हाल मुझसे पूछते थे जब मैं उन्हें बाहर कभी मिल जाती थी। मैं भी बहुत खुश थी प्रिया के लिए और भगवान से प्रार्थना करती थी कि सब अच्छे से निपटा दीजिए। आखिर वो दिन भी आ ही गया। उसने 5 सितंबर 2020 को मुझे फ़ोन किया। उसकी आवाज़ काँप रही थी। दीदी, मैं माँ बन गई, ऐसा कहती जा रही थी और ज़ोर ज़ोर से रोए जा रही थी फ़ोन पर। मेरे भी आंखों से आंसू निकले जा रहे थे। हम दोनों ही कुछ बोल नहीं पा रहे थे भावुकता में। मेरी आंखों में अभी भी आंसू आ गए आपको बताते बताते। इतने में उधर से आवाज आई, बेटा, जुड़वा पोते हुए हैं मेरे। ये प्रिया के सास की आवाज थी। ओह आंटी, भगवान ने छप्पर फाड़ के खुशियां डाल दी आपकी झोली में। ये कहते कहते मेरा फ़ोन हाथ से नीचे गिर गया और मैं भागी भागी कॉलोनी के हर उस घर में गई जो प्रिया को जानते थे और उसके बदले व्यवहार के बारे में मुझसे पूछते रहते थे। लेकिन ये क्या, मुझसे पहले ही प्रिया ने उन सबको फ़ोन करके बता दिया था और अब सबको सारी बात भी समझ में आ चुकी थी प्रिया के उस बदले व्यवहार की। 2 दिन बाद प्रिया हॉस्पिटल से घर आ गई और उसके साथ 2 नन्हे मेहमान और उसके मम्मी पापा, सास ससुर और उसका पति। गेट पर जैसे ही आए, हम सब ने उन पर फूल बरसाने शुरू कर दिए।
और कुछ लोग तो डांस भी करने लगे और कुछ लोगों ने मंगल गीत गाया। प्रिया के जीवन का अंधेरा अब मिट चुका था। अब एक माँ को उसका पूरा संसार मिल चुका था। छठी के दिन खूब बड़ी पार्टी दी उन्होंने होटल में और सबको बुलाया। 2-3 महीनों के बाद उसके पति का ट्रांसफ़र हो गया और वो सब चले गए। आज भी कभी कभी प्रिया से बात हो जाती है। अब दोनों बच्चे कृष्णा और कान्हा स्कूल जाने लगे हैं, अभी 1 महीने पहले से ही। प्रिया लड्डू गोपाल को बहुत मानती थी और उन्हीं का चमत्कार मानती है उन दोनों बच्चों को। इसीलिए दोनों का नाम भी उन्हीं के नाम पर रख दिया है उसने। जय लड्डू गोपाल की, जय कृष्णा भगवान की। तो आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और कहानी के साथ। जय हिंद, जय श्री राम।